First of all, let's have differential diagnosis list of visual loss. पेनफुल में क्या है और पेनलेस में क्या है. तो ये आप देख सकते हैं कि पेनफुल में acute angle closure glaucoma, neovascular glaucoma, lens-induced endophthalmitis, panophthalmitis, optic neuritis, uveitis, arteritis, ये सारे हैं. पेनलेस में जो है विजुअल लॉस के अलग हैं. सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक एंगल क्लोजर ग्लाकोमा पे है. ओके, सो half of the glaucoma related blindness is due to primary angle closure glaucoma. अगरचे अच्छा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे ना पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा इज द मोस्ट प्रेवेलेंट टाइप, विच 70% तक उसकी प्रेवेलेंस थी. लेकिन जब ब्लाइंडनेस की बात आती है तो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा अगरचे प्रेवेलेंस में कम है लेकिन ये ब्लाइंडिंग डिजीज है एज कंपेयर टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा. और इसकी सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अगर आपने इसको टाइम पे प्रिवेंट कर लिया या ट्रीट कर लिया तो आप वो ब्लाइंडनेस बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं. So primary angle closure glaucoma was thought to be acute and symptomatic until majority of cases were found to be chronic and asymptomatic. So एक चीज ये भी है कि पहले ये सोचा जाता था कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा जो है ये हमेशा पेनफुल होगा, एक्यूट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है. आप आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा 3 स्टेप्स में जाता है और जरूरी नहीं कि ये 3 स्टेप्स को फॉलो करे. हो सकता है वो 1 से 3 पे डायरेक्ट जंप कर जाए या 1 या 2 से स्टार्ट हो जाए, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है. और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा पेनफुल में आए. अगरचे acute attacks they are extremely distressing but they are transient. It does not cause permanent loss of vision if treated appropriately. ये देख लीजिए जो अभी मैंने बात की थी ना कि अगर हमने इसको ट्रीट कर लिया 75% ब्लाइंडनेस को हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये एक चीज है, ये एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जब आप बाहर अपने सेटअप्स में होंगे, प्राइवेट में होंगे या हॉस्पिटल्स में होंगे. तो ये चीज ये डायग्नोसिस आपसे मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आप पेशेंट को परमानेंट ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं. नाउ the classification of primary angle closure glaucoma. Now this is the new classification, so remember this classification. Number 1, stage 1 is primary angle closure suspect or also called occludable angles. इसमें क्या होता है कि iridotrabecular contact होता है जिसको ITC बोलते हैं, with normal optic disc, IOP and fields, no peripheral anterior की और totally asymptomatic. मतलब इसमें सिर्फ iridotrabecular ITC कांटेक्ट होता है, बाकी सब कुछ ठीक होता है. तो इसको हम PACS प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट्स बोलते हैं. जब ITC हो और साथ में या प्रेशर रेज हो जाए या पेरिफेरल एंटीरियर की हो जाए और कोई सिम्टम्स आ जाए तो ये प्राइमरी एक्यूट एंगल क्लोजर है. मतलब उसमें ITC और रेज IOP जरूर होगा PAC में, साथ में PAS भी हो सकते हैं और टिपिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो ये प्राइमरी एंगल क्लोजर है जिसको आमतौर पे हम लोग एक्यूट एंगल क्लोजर बोलते थे, अब इसको प्राइमरी एंगल क्लोजर बोलते हैं. तीसरा जो स्टेप है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा. अब यहाँ पे देखें ना, इसमें ग्लाकोमा का वर्ड आ गया है. PAC में ग्लाकोमा नहीं था, उसमें सिर्फ PAC था, इसमें PACG है. तो ग्लाकोमा से आपको पता लग गया कि इसमें ग्लाकोमा की चेंजेस होनी चाहिए, मतलब विजुअल फील्ड में चेंज होना चाहिए या ऑप्टिक डिस्क पे होना चाहिए या OCT में होना चाहिए. तो ये जरूरी है. तो PAC और PACG में ये फर्क है कि PACG में ITC भी होगा और साथ में स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं ऑप्टिक डिस्क की या विजुअल फील्ड की जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो होंगी साथ में. तो ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि PAC, PACG, PACS इन तीनों में कहाँ क्या क्या फर्क आता है. नाउ PACS ये देख लें, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट. सो दिस इज, ये जो जिस पे मैं कर्सर, दिस इज आप देख रहे हैं सारा ऑक्लूडेबल एंगल है
नैरो एंगल है, कहीं पे भी एंगल का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इंडेंट करते हैं तो ये देख ले, हमें श्वाबिस लाइन भी नजर आ जाती है, ये जो है ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी नजर आ जाता है, स्टेम्स कैनाल इसके पीछे है, तो ये ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि ये ऑक्लूडेबल एंगल है, एंगल क्लोजर, इसको सस्पेक्ट बोलते हैं। और आईटीसी है सिर्फ इसमें, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। सर ऑक्लूडेबल एंगल क्यों? ऑक्लूडेबल क्लोजर क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने जब उसको इंडेंट किया है तो वो ओपन हो गया, उसमें PAS नहीं थे, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी नहीं थे, तो इसलिए ये ऑक्लूडेबल एंगल है कि ये इसमें चांस है आगे जाके ऑक्लूड होने का। ठीक है। यस सर। ओल्डर क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो, शायद आपने बुक्स में ही पढ़ी होगी, वो ये वाली थी कि लेटेंट होता है, फिर सब एक्यूट होता है, फिर एक्यूट होता है, फिर क्रॉनिक होता है, फिर एब्सोल्यूट होता है। तो ये वो जो थी वो सिम्टम बेस्ड पे थी। अब ये जो नई क्लासिफिकेशन है ये स्ट्रक्चर वाइज आई है, तो हम न्यू क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि जब आईटीसी होगा और साथ में आईओपी होगा तो ये प्राइमरी एंगल क्लोजर होगा। वो हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया कि जब भी आईटीसी होगा और साथ में रेज आईओपी हो गया तो ये प्राइमरी एंगल क्लोजर होगा। लेकिन आईटीसी होता क्यों है, क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि रेडियो ट्रेबेकुलर कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है। तो इसके ये 4-5 मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहला प्यूपल ब्लॉक है। लेट सपोज आयरस जो है वो प्यूपल एरिया में आयरस लेंस पे अटैच हो जाता है, ब्लॉक कर देता है प्यूपल को, किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेंस स्वोलन है उसकी वजह से हो जाए, ट्यूबियाइटिस है उसमें हो जाए, तो ये पीछे बैक प्रेशर काज करता है, क्योंकि एक्वस फ्लो तो आपको पता है प्यूपल के थ्रू होती है। वो जब नहीं होगी तो वो आयरस को टच करेगा, आयरस को इंटीरियरली बो करेगा, वो जाके आगे एंगल्स में आईटीसी करेगा। या लेंस इंड्यूस्ड है, विद एजिंग लेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो पीछे से प्रेशर देता है और आईटीसी काज करता है। या रेट्रोलेंटल फोर्सेस हैं, मतलब जिसमें रेट्रोरेटिना में सर्जरी हुई हो, सिलिकॉन आयल डाला हो, कोई ट्रामा हुआ हो, जिसमें अगर हम प्राइमरी एंगल क्लोजर की बात करें फिर तो आप ये सर्जरी वाली बात हटाएं, तो रेट्रोलेंटल काजेज उसमें ये हो सकती हैं कि पीछे से कोई मास आ रहा हो, रेटिना का एंगल में कोई मास हो वो आ रहा हो, तो ये भी है, ये भी फिर एंगल क्लोजर काज करती है। लेकिन ये सेकेंडरी एंगल क्लोजर होंगी क्योंकि इसमें कोई काज आ रही है आपको, वो बाकी जो है वो नॉर्मल है। प्लेटो आयरस हो सकता है। प्लेटो आयरस कन्फिग्रेशन आपको पता होगा कि ये आयरस की कन्फिग्रेशन होती है कि आयरस जो है वो पेरिफेरी में जो है वो एंगल के साथ क्लोज चला जाता है और सेंटर में जो है वो बिल्कुल डीप होता है, तो प्लेटो टाइप बनाता है। तो ये लोग भी जो है बहुत प्रोन होते हैं आईटीसी को। अच्छा, अब हम चलते हैं कि रेज्ड आईओपी किस तरह काज होगा ना। अगर आईटीसी होगा तो वो सिम्टोमेटिक एंगल क्लोजर करेगा, और अगर ज्यादा टाइम तक ये आईटीसी हुआ, मतलब ये आपने रेडियो ट्रेबेकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ना किया, तो ये यहाँ पे परमानेंट पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी बनाएंगे यहाँ पे, और फिर वो एंगल बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और प्रोलॉन्ग जो आईटीसी होता है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क के सारे आर्किटेक्चर को भी फिर डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए अगर आपने इसको टाइम पे कंट्रोल कर लिया तो सारे डैमेजेस आप बचा सकते हैं। ये इंसिडेंस दी गई है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, आप देख सकते हैं फिनलैंड में कम है, सिंगापुर में जाके ये बढ़ जाती है। तो प्राइमरी एंगल क्लोजर की ये ज्यादा है। यूरोपियंस में ये फिर वही है, यूरोपियन में इसकी प्रेवलेंस कम है, और चाइना में देखें ये ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक स्टडी हुई थी कि 5 ईयर्स में नेचुरल हिस्ट्री किया है, तो उन्होंने क्या किया था कि पॉपुलेशन से लोग लिए थे जिसमें प्राइमरी एंगल क्लोजर था बास को, और बास को प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट था। प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट को उन्होंने इसी तरह ऑब्जर्व किया। अब आफ्टर 5 ईयर्स उसमें 22% को प्राइमरी एंगल क्लोजर हो गया। मतलब एक ये हर एक में 5 में से एक बंदे को प्राइमरी एंगल क्लोजर हुआ है। उन्होंने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया है। और जो प्राइमरी एंगल क्लोजर के पेशेंट थे, जो जिनको प्राइमरी एंगल क्लोजर था, उसमें उन्होंने
वायलाई या ग्लेजर एरेडोटमी की। तो 19 में जो 19 लोगों थे उन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम नहीं करते, और 9 को उन्होंने एरेडोटमी कर दी थी। तो देखें 37% वो लोग थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उनको जो है ग्लाउकोमा डेवलप हुआ था, और जिनके एरेडोटमी हुई थी उनमें 11% को ग्लाउकोमा डेवलप हुआ था। ये ग्राफ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रिवेंट क्यों करना है इन पेशेंट्स को, क्योंकि आपके पास अगर पेशेंट इस स्टेज में आ जाता है ना, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट में, और आप कुछ भी ना करें, तो उसको 22% चांस है कि वो इस स्टेज पे आएगा, प्राइमरी एंगल क्लोजर पे आएगा। और अगर आप प्राइमरी एंगल क्लोजर में हेरिडोटमी ना करें तो उसको 37% चांस है कि वो ग्लाउकोमा पे जाएगा, और अगर करेंगे तो उसको सिर्फ 11% चांस है कि वो ग्लाउकोमा डेवलप करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट जो है इन 2 स्टेजेस पे करनी जरूरी है। अगर हमने इन 2 स्टेजेस पे ट्रीटमेंट कर ली तो हम यहाँ पे ये जो ग्लाउकोमा डेवलप हो रहा है इसको हम बचा सकते हैं। तो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को ये ग्राफ। सर ये 1/9 का मतलब ये है कि 9 में से एक पेशेंट को ग्लाउकोमा, हाँ, 9 बंदों को उन्होंने एरेडोटमी की है, उनमें से एक को ग्लाउकोमा डेवलप हुआ है। सही है। ठीक है। अच्छा, जो इसके प्रेसिपिटेंट्स क्या हैं? अब रूटीन में तो हर एक को एंगल क्लोजर नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता है, कोई ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें ये एंगल क्लोजर का अटैक बनने को आ जाता है। वो उसमें क्या है, नंबर 1 ये है कि फार्माकोलॉजिकल मैड्रेसिस मोस्ट कॉमन रिकॉग्नाइज्ड इवेंट ये है। मतलब जो लोग प्रोन हैं, जो हाइपरमेट्रोप होते हैं, शॉर्ट एक्सियल लेंथ होता है, जिनका पहले से आईटीसी होता है, उनको अगर आपने मैड्रेसिस कर दिया रेटिना एग्जामिनेशन के लिए या ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन के लिए, बिफोर डूइंग गोनियोस्कोपी एंड कंफर्मिंग कि ये नैरो एंगल्स हैं, तो वो एक्यूट एंगल क्लोजर में जा सकता है। दूसरा उसका प्रेसिपिटेंट क्या है, लॉन्ग इंडोर स्टे इन अनप्लेजेंट वेदर्स। मतलब ये कि ये ऐसे कंडीशंस के जब जहाँ पे डिम कंडीशंस होंगी, तो आपको पता है डिम कंडीशन में फिर प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाता है। तो जब वो डायलेट हो जाता है तो प्राइमरी एंगल क्लोजर जो है फिर प्रिसिपिटेट हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए पिछले जो रिस्क फैक्टर्स थे वो जरूरी थे जो हमने डिस्कस किए। कुछ मेडिसिन भी हैं जो एंगल क्लोजर को प्रेसिपिटेट करते हैं, जैसे ये ओरल या नेबुलाइज्ड एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड स्ट्रामोल, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एसएसआरआईज हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, कोल्ड एंड फ्लू रेमेडीज हैं, टोपिरामेट ये जो है डिसीजर ड्रग है, ये भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो उस पर इफेक्ट करते हैं, एंटीहिस्टामिन इफेक्ट्स हैं इनके। ये जो सिलरी मसल्स हैं इन पे इनका इफेक्ट होता है, तो वहां पे जाके ये नैरो एंगल का प्रेसिपिटेट कर देते हैं आपका उसको एंगल क्लोजर को। ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड जो है, अब ये जो हमने जो ड्रग दें तो इन तीनों के अलग अलग कॉजेज हैं। प्यूपल ब्लॉक जो है वो एंटीकोलिनर्जिक्स करते हैं, वो आपको पता है एंटीकोलिनर्जिक क्या काज करते हैं, मायोस मेड्रेसिस करते हैं। ठीक है। और मेड्रेसिस की वजह से आपको पता है कि ये हो जाता है प्राइमरी एंगल क्लोजर। यही वजह एड्रेनर्जिक्स का है, टीसी, ये एसएसआरआई, सल्ब्यूटामॉल, ये सारे प्यूपल ब्लॉक काज करते हैं क्योंकि वो मेड्रेसिस करते हैं। लेंस आइरिस डायफ्राम आगे मूव करता है तो वो पाइलोकार्पिन और हेपारिन में करता है। जब लेंस आइरिस आगे मूव कर जाता है तो उसमें भी फिर प्यूपल ब्लॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोराइडल इफ्यूजन, टोपेरामेट और एसेटोजोलामाइड। एसेटोजोलामाइड देखें कितनी अजीब ड्रग है, हम इसको यूज भी करते हैं उसके लिए, ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए एक्यूट एंगल क्लोजर में, लेकिन ये रिपोर्ट भी हुआ है कि खुद कोराइडल इफ्यूजन काज करता है। तो ये टोपेरामेट हो गया और एसेटोजोलामाइड हो गया, ये कोराइडल इफ्यूजन काज करते हैं। तो ये ड्रग इंड्यूस मैकेनिज्म्स आपको पता होने चाहिए। सर इसी तरह मायोटिक एजेंट भी जो पिलोकार्प करते हैं और ये काज भी करता है, तो वो है ना, ये लेंस आइरिस डायफ्राम को मूव करते हैं, पाइलोकार्पिन। ये सर तो फिर ये नहीं देनी चाहिए ट्रीटमेंट? नहीं ना,
इसमें पाइलोकार्पिन हम यूजुअली एंगल क्लोजर में तब देते हैं जब उसका प्रेशर कम हो जाए, इस आयरस इस्कीमिया कम हो जाए, फिर हम देते हैं। लेकिन उसमें भी बाज लोग यही कहते हैं कि पाइलोकार्पिन को बड़े ख्याल से देना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी जो है प्रेसिपिटेट करता है एक्यूट एंगर अटैक को। जी रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं? ओल्डर एज है, फीमेल जेंडर है क्योंकि उनका यूजुअल शॉर्ट एक्सियल लेंथ शॉर्टर होता है, एशियन पेरेंटेज है, सोशल डिप्रिवेशन, और ये डिफरेंस जो सिंगापुर की स्टडी हुई है उसमें फीमेल का रिलेटिव रिस्क उन्होंने निकाला था 2.4 है, चाइनीज एथनिक का वो ये था, और एज मोर देन 60 ईयर्स, ये सारा जो है जितना बढ़ता जाता है इनका रिस्क बढ़ता जाता है। ऑक्यूलर रिस्क फैक्टर्स क्या है? शॉर्टर एक्सियल लेंथ है, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ में अगर शैलो एंटीरियर चैम्बर है, या शैलो एंटीरियर चैम्बर डेप्थ जो है जो नैन ऑफ थैलमस होते हैं या स्वोलन लेंस होता है उसमें होते हैं। और इसमें ये इन्होंने लिखा है कि लिम्बस का जो डेप्थ होता है इंटीरियर चैम्बर जो पेरिफेरी में होता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है देन एक्सियल लेंथ। फिर लेंस पोजीशन एंड थिकनेस है, एसी जो है वो आपको पता है कि वो इफेक्ट होता है लेंस के स्टेटस पे, अगर लेंस स्वोलन होगा तो एसी आपका शैलो हो जाएगा। तो ये ऑकुलर रिस्क फैक्टर्स हैं। ये जो थे ये जनरल रिस्क फैक्टर्स थे डेमोग्राफिक, ये आपके ऑकुलर रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोजिंग एंड टेस्टिंग है ना, इसमें गोनियोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, वो तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जब तक आप गोनियोस्कोपी नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एंगल की क्या स्टेटस है, वो तो मस्ट है, आपने करना है हर ग्लाउकोमा के पेशेंट में, ताकि आपको उसको पता लगे कि ये प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट है, ग्लाउकोमा है, क्या है। फिर कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट हैं जैसे डार्क रूम टेस्ट है, फार्माकोलॉजिकल मेट्रेसेस हैं, फेस डाउन पोस्चर है, ये भी बाज लोग करते हैं अगर किसी को कोई शक हो कि इस पेशेंट को एंगल क्लोजर मैकेनिज्म है या ओपन एंगल का मैकेनिज्म है, वो प्रोवोकेटिव टेस्ट फिर करते हैं। ये यूजुअली ज़्यादा होता नहीं है लेकिन ये आपको पता होने चाहिए। इमेजिंग में हमने देख लिया अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड यूबीएम जो है वो यूजुअली हम इसलिए करते हैं कि आगे एंगल को देख सकते हैं, और यही वजह है कि एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी भी करते हैं। तो इन दोनों में से जो भी मिले, अगर गोनियोस्कोपी पे हमें कोई शक नजर आए तो हम फिर उस पर करते हैं। अब ये देखें, ये यूबीएम की पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक स्क्लीरल स्पर लिखा हुआ है, ब्लैक एरो है, यहाँ पे आप देख लें आयरस जो है कितना आगे कन्वेक्स हो गया है और एंगल में जाके चपक गया है, तो ये आईटीसी हो गया। और उधर देखें जहाँ पे ये व्हाइट एरो है और येलो बार है, यहाँ पे ये देखें आयरस यूं आके लेंस पे चिपक गया है, तो इसको आयरस लेंस कांटेक्ट बोलते हैं। ये प्यूपल ब्लॉक मैकेनिज्म में होता है। ये देखें ये प्यूपल ब्लॉक है, आयरस बॉम्बे की टिपिकल पिक्चर है, ठीक है। ये इंटीरियर सेगमेंट ओसीटी है, ये देखिए आपका आयरस बिल्कुल लेंस, ये लेंस है, आयरस उस पर लगा हुआ है और पीछे से वो एक्वस प्रेशर दे रहा है और वो जा ही नहीं रहे हैं। इधर आयरस जो है वो ट्रेबिकुलर मेशवर के साथ कांटेक्ट में आ गया है। एक्यूट अटैक में क्या फीचर्स होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, साइंस क्या होंगे? सिम्टम्स, नुदरत आप बताएं सिम्टम्स और साइंस क्या चीज होती है, सिम्टम और साइन में क्या फर्क है? सर सिम्टम्स वही होंगे जो पेशेंट बताएगा, जिसकी वजह से वो ओपीडी, और साइंस हम देखेंगे जो होगा, एग्जामिनर होगा। बिल्कुल, तो सिम्टम्स होंगे जो रूटीन आपको पता है, ऑकुलर पेन हो सकता है, रेड आइज, हेडेक, हेलोज अराउंड द लाइट, एब्डोमिनल पेन तक इन लोगों को होता है। साइंस अब आप देखेंगे तो विजुअल एक्विटी रिड्यूस्ड होगी, कंजंक्टिवल हाइपरीमिया होगा, शैलो इंटीरियर चैम्बर होगा, फ्लेयर हो सकता है, कॉर्नियल एडिमा होगा, मिड डायलेटेड प्यूपल होगा, और आईओपी जो है वो यूजुअली बहुत हाई होता है। ये देखें ये आपके साइंस है ना। डायलेटेड अनरिएक्टिव पीपल होगा, वर्टिकली ओवल यूजुअली हो सकता है, शैलो इंटीरियर चैम्बर है, कॉर्नियल एडिमा देखें दोनों साइड पे है, और कंप्लीट एंगल क्लोजर है आपका गोनियोस्कोपी पे। अब वो तो प्राइमरी एंगल क्लोजर था। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा क्या होता है? प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा क्या होगा कि जब आपने प्राइमरी एंगल क्लोजर को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो जाके प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें यूजुअली विजुअल एक्यूटी तो नॉर्मल होती है अनलेस एडवांस डैमेज ना हो,
शेलो इंटीरियर चैम्बर होगा, वो इसलिए होगा कि वो आई है ही शेलो, इनका इंटीरियर चैम्बर। ग्लॉकम फ्लैकन होगा, क्योंकि ग्लॉकम फ्लैकन क्या होता है, ये लेंस के सब एपिथेलियल वो होते हैं, ओपिसिफिकेशन होती हैं, यहाँ पे स्कीमिया हुआ होता है, आयरस अटैच हुआ होता है, तो ये यहाँ पे ओपेसिटी बन जाती है लेंस पे। आयरस एट्रोफी हो सकती है क्योंकि वो सीवियर इस्कीमिया में होता है। एंड पीएएस पेरिफेरल एंटीरियस, यानी कि अगर आईटीसी ज्यादा टाइम तक रहा और आपने उसको रिलीव ना किया तो वो पीएएस बनाएगा। फिर पेरिपेपिलरी आरएनएफएल लास्ट यूजुअली 4 मंथ्स में शुरू हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि इस टाइम ये पीएसीजी टाइम में पेशेंट पेनफुल हो या सिम्टोमेटिक हो। कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल काउंट ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है रेज़ायोपी की वजह से भी, और जो टॉक्सिसिटी है जिससे ग्लूकोमा की है मेडिसिन है, स्पेशली ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, वो भी एंडोथेलियम को अफेक्ट करते हैं। ये देखें आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये उन्होंने आयरेडोटमी की है, लेकिन जो पुराना अटैक था उसकी वजह से ये देखें आयरस एट्रोफी हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये लेंस पे आपको वाइट डिपॉजिट्स नजर आ रहे हैं, ये ग्लूकोमा फ्लेकन है, और ये देखिए आयरस पे एट्रोफी पैचेस भी हैं। तो ये आपको बताएंगे ओल्ड साइंस ऑफ ग्लूकोमा। एक और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एक और चीज यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे ये आयरस के जो ओरिएंटेशन है ना, ये देखें ये बिल्कुल रेडियल नहीं है, इसके फाइबर्स यूं जा रहे हैं, स्वर्ल्स की तरह हैं। तो ये आपको जो है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा पोस्ट अटैक में ये आपको मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे, पीएससीएस, पीएसी, पीएसीजी। तो अब ये तीनों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। पीएसीएस में क्या होता है, सिर्फ आईटीसी होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम पीएसीएस को ट्रीट नहीं करेंगे तो तकरीबन 22% लोग जो हैं वो पीएससी में जाते हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब हर 5 में से एक बंदा जो है वो पीएससी में जाएगा। तो इसमें ट्रीटमेंट एम ये है कि हम प्रिवेंट करें प्यूपली ब्लॉक को, और सेकेंडरी एम ये होता है कि एंगल जो है वो भी थोड़ा बहुत वाइड हो जाए। तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव चीज क्या है, YLI, याग लेजर आयरेडोटमी, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बस जस्ट एक आयरेडोटमी करनी है आपको, और वो पेशेंट का सारा जो आगे है वो 90% चांस है कि वो खत्म हो जाएगा, जो सीक्वेंस आने वाला है। लेजर आयरेडोप्लास्टी भी लूज कर लेते हैं ताकि आयरस को पुल कर लें एंगल से, और लेंस एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं अगर कैटरेक्ट की वजह से आपको लग रहा है कि पीएससीएस हो गया। ये पीएससीएस है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल सारा नैरो एंगल्स हैं। जब हमने इंडेंट किया तो एंगल स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो गए। हमने क्या किया, यहाँ पे आग लेजर आयरेडोटमी कर ली, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सिग्निफिकेंटली जो है ना, ये एंगल जो है डीप हो गए आयरेडोटमी के बाद। अच्छा, एक चीज याद रखें कि हम आयरेडोटमी जो करते हैं उसका मेन एम जो है वो प्यूपल ब्लॉक को प्रिवेंट करना है। एंगल को डीप करना ये हमारा एम नहीं होता, ये सेकेंडरी इफेक्ट खुद ब खुद आ जाता है, और हर एक में ये आता भी नहीं है, अक्सर में आ जाता है लेकिन सब में नहीं आता। तो हमारा मेन एम जो है वो आयरेडोटमी में वो प्यूपल ब्लॉक को प्रिवेंट करना है। अब एक्यूट एंगल क्लोजर में क्या होगा, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो चूंकि आई इमरजेंसी है तो आप इंट्रावीनस मैनिटॉल दे सकते हैं, एसेटोजोलामाइड इंट्रावीनस दे सकते हैं, ये ना हो ओरल ग्लिसरोल दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ख्याल करना होता है कि ये पेशेंट डायबिटिक ना हो। फिर ओरल पेन किलर्स आपको देने पड़ते हैं क्योंकि उसको सीवियर पेन हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है। टॉपिकल में फिर आपको जब इनका प्रेशर यूजुअली 30 तक हम ले आए, फिर हम इनको टॉपिकल आईओपी लोअरिंग ड्रग्स भी शुरू कर देते हैं, जैसे जिसमें अल्फा एगोनिस्ट हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज हैं। फिर मायोटिक्स बाद में आते हैं जब प्रेशर काफी कंट्रोल हो जाए और पीपल ब्लॉक रिलीव हो जाए। ग्लिसरॉल टॉपिकल दे सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्रीट द फेलो आई विद याग लेजर आयरेडोटमी, क्योंकि ये डिजीज जो है ये बायोलेटरल है। अगर यूनिलेटरल है तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी एंगल क्लोजर नहीं है, ये सेकेंडरी कोई एंगल क्लोजर है, तो आपको दूसरी आई में भी करनी पड़ती है। हो सकता है कि दूसरी जो फेलो आई है वो सिर्फ पीएसीएस के स्टेज पे हो, तो अगर आपने अभी ट्रीट ना किया, उसको YLI ना किया, तो फ्यूचर में चांस है कि वो उसको एक्यूट एंगल क्लोजर का अटैक हो जाए। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास।
इसमें एक तो कैटरेक्ट के लिए आपको बहुत लो थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी कैटरेक्ट हो तो अच्छा है कि इसका कैटरेक्ट हटा दो। इसमें भी आप लेजर एरेडॉटमी कर सकते हैं ताकि प्यूपल ब्लॉक को प्रिवेंट कर सकें। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में यूजुअली पेरिफेरल एंटीरियर साइनिक ही बन चुके होते हैं, तो वो पीआई जो हम करते हैं या वाईएलआई करते हैं, उसका मेन एम जो है वो सिर्फ प्यूपल ब्लॉक को रिलीव करना होता है, उसका एंगल्स पे कोई भी फिर इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि यहाँ का हमारा जो है एरेडॉटमी का मेन एम जो होता है वो प्यूपल ब्लॉक को रिलीव करना होता है, क्योंकि प्यूपल ब्लॉक है जो दोनों केसेस में काम करता है, अगर PACS है या PAC है या PACG है, इन सब में करता है। लेकिन एंगल जो है वो इस स्टेज पे फिर ओपन नहीं होता, और इसमें फिर हम मेडिकल ट्रीट एजेंट्स भी दे सकते हैं, सेम है जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा में देंगे। अगरचे इसमें कहा जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बीटा ब्लॉकर से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं PACG में। हमारा जो एक टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, जिसमें हम मेडिकल लेजर वो अलग से है, तो वो चीज़ें हम फिर अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे लेक्चर में। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको वो आउटलाइन दे रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी फिर हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हम कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं विद साइनेक्यूलाइसिस, और ट्रेबेकेलेक्टोमी कर सकते हैं, वही ग्लाउकोमा की सारी सर्जरीज फिर हम कर सकते हैं अलॉन्ग विद कैटरेक्ट सर्जरी, या ग्लाउकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस भी डाल सकते हैं। अच्छा, यूजुअली इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है कि किस स्टेज पे हमने इस डिजीज को पकड़ लिया है। अगर PACS पे पकड़ लिया है फिर तो बहुत कमाल किया आपने, आप 90% ब्लाइंडनेस आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद किया है तो आपका वो प्रेवलेंस जो वो इफेक्टिवनेस है वो परसेंटेज कम होता जाता है। अब अगर आपने अनट्रीट किया है किसी पेशेंट आई को, तो इसमें चांस है कि 1 आई ऑफ 33 to 75% ऑफ द अफेक्टेड गोज ब्लाइंड। ये देख लें कितनी बड़ी फिगर है कि अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो 33 से लेकर 75% तक चांस है कि ये आई ब्लाइंड चली जाएगी। जबकि ओपन एंगल में ये परसेंटेज अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो 11 से 27% तक है। तो जैसे बिल्कुल शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि अगरचे प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा की प्रेवलेंस कम है, लेकिन ब्लाइंडनेस में ये बिल्कुल ओपन एंगल ग्लाउकोमा के जैसा है। उसकी वजह ये है, यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ गए सारे। अब अगर आपने अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया तो ये 75 to 80% जो है वो सिर्फ लेजर एरेडॉटमी से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और जो एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर जो होता है जिसमें IOP रेज होता है, वो आप 90% चांस है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये देख लें कि सिर्फ एक एरेडॉटमी से आप कितना ज्यादा चेंज ला सकते हैं एक पेशेंट के विजन पे। आप उसको परमानेंट ब्लाइंड होने से सिर्फ एक एरेडॉटमी पे बचा सकते हैं। इसलिए ये डिजीज आपको सीखना बहुत जरूरी है कि आप इसको टाइमली डायग्नोज करें और टाइमली ट्रीट करें। सो हमारी समरी क्या है, आज हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि PACG रैपिडली ब्लाइंडिंग है अगर अनट्रीटेड रह गया। अगर आपने शुरू में इसको ट्रीट कर दिया तो कमाल कर दिया। और रियाग लेजर एरेडॉटमी ये एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है अर्ली स्टेजेस में। और टेक होम मैसेज क्या है कि नेवर फॉरगेट टू ट्रीट द फेलो आई। मतलब ये है कि जब भी अगर एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर में कुछ आता है, कोई आई आती है, तो दूसरी आई का आपने जरूर जरूर लेजर एरेडॉटमी करनी है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। सर ये जब ग्लाउकोमा के लिए हम ये जो लेजर एरेडॉटमी करते हैं सर, एक ही सेटिंग में हम कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं? आपका स्टेज क्या है, किस स्टेज पे पेशेंट आया है, डिपेंड करता है ना। अगर आपका पेशेंट एंगल क्लोजर पे PAC पे आया है, फिर तो पहले आप प्रेशर कंट्रोल करेंगे ना, पहले प्रेशर कंट्रोल करेंगे। कॉर्निया तो उस वक्त हेजी होता है, वो कंट्रोल करेंगे, उसको नीचे लाएंगे, फिर आप गोनियो करेंगे, फिर आप उसको एरेडॉट, अगर उसको साइनी की नहीं बने तो फिर तो आप उसको सिर्फ एक लेजर एरेडॉट में भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको साइनी की बन गए हैं या उसका कैटरेक्ट हो गया है, तो फिर अच्छा ये होगा कि आप उस वक्त कैटरेक्ट उसका करा दें। ठीक है सर। सर ये एक पॉइंट है, उधर आपने लिखा है फेस डाउन पोस्चर से हमें किस तरह पता चलता है? ये प्रोवोकेटिव टेस्ट है। ये जिनका फेस डाउन पोस्चर में जो है लेंस आइरिस डायफ्राम आपका आगे मूव हो जाता है ना,
जी। तो हमने पढ़ा है जब लेंस आइरिस डायफ्राम आगे मूव होगा तो क्या होगा? आईटीसी डेवलप होगा। हाँ, आईटीसी होगा, प्यूपल ब्लॉक प्रिसिपिटेट होगा। तो ये प्रोवोकेटिव टेस्ट है। प्रोवोकेटिव टेस्ट का मतलब ये था कि आप खुद जो है प्यूपल ब्लॉक या एंगल क्लोजर जो है उसमें करते हैं, पेशेंट में कोई ऐसा टेस्ट करते हैं कि उसमें वो हो जाए, प्रिसिपिटेट हो जाए। जी सर इसमें मैक्सिमम प्रेशर कितना तक रेज हो सकता है सर? मैक्सिमम तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, लेकिन आपके पास टोनोमीटर पे जो है वही 78 to 80 की रीडिंग है ना, तो उससे ऊपर तो फिर आप रीड भी नहीं कर सकते। लेकिन यूजुअली जो हमने देखे 50 एवरेज है सबका, उधर तक तो जाता ही जाता है। ओके सर। सर ये जो हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ जाए क्लिनिक में सर, और उसको ग्लाकोमा हो, ग्लाकोमा के साइन सिम्टम्स वगैरह हो सर, तो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी हमारी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी या सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी सर? कैसे अच्छा, स्टेप वाइज हमें स्टार्ट में क्या प्राइमरी करना एंगल चाहिए? क्लोजर की बात कर रहे हैं ना, जी कि सर। नहीं जनरल ग्लाकोमा की बात कर रहे हो? नहीं सर, ग्लाकोमा की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा की सर। तो प्राइमरी एंगल क्लोजर है ना आपका, तो आपने तो पहले इनको देखना है कि ये किस स्टेज पे है। 3 स्टेज आपको मैंने बताया है ना, वो तीनों आपको जी पता सर। होने चाहिए कि पेशेंट किस स्टेज पे है। जी सर। प्रेशर कितना है, प्रेशर हाई है तो प्रेशर तो पहले प्रेशर कम करो। तो प्रेशर में मैंने आपको बता दिया, अगर एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर है तो वो पूरी हमने एल्गोरिदम आपको बताई है कि उसको करना है। और अगर नहीं है, इतना हाई नहीं है, क्रॉनिक है लेकिन प्रेशर हाई है, तो फिर तो आप टॉपिकल ट्रीटमेंट में भी उसकी प्रेशर कम कर सकते हैं। ठीक। जी जी फिर सर। उसके बाद ये होगा कि अगर ये प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट है या प्राइमरी एंगल क्लोजर है, तो अच्छा ऑप्शन इसमें ये है कि आप इसका लेजर एरेडोटमी करें। गोनियो आपको मस्ट आनी चाहिए ऐसे केसेस में। जी सर। ठीक। जी सर। सर मैं ड्रग वाइज बात कर रहा हूँ सर, ये जो जितने क्लासेस ऑफ ड्रग्स है ना ग्लाकोमा के लिए, अच्छा, तो ठीक है। उसमें जो है ना फर्स्ट लाइन आप। हाँ, ड्रग्स पे मैंने कहा है, उस पे हमारा अलग लेक्चर है ना, तो उधर में ये चीज मैं आपको पूरी तफसील से बता दूंगा। ठीक है सर। हाँ, वो फिर सब पे एक ही जैसे अप्लाई होती है। जी सर ठीक है। सर ये एक प्राइमरी एंगल क्लोजर जो इमरजेंसी केस होता है उसमें ये मैनिटॉल। आवाज जरा सही करो, गूंज है आपकी आवाज में। ये आ रही है सर? जी बोलो। प्राइमरी एंगल क्लोजर जो हमारे पास इमरजेंसी केस अगर आ जाए, तो जो मैनिटॉल वगैरह इंट्रावीनस लगाना होता है, इसको हम डिसाइड किस बेस पे करेंगे? आईयूपी और पेन के बेस पे, या उसका एंगल क्लोजर देखना लाजमी है? नहीं, वो तो इस तरह है कि अगर प्रेशर आपका जो है, यूजुअली हमारा अपना ये होता है कि प्रेशर 40 या इससे ऊपर हो जाए फिर हम दे देते हैं ना। तो आपको डिसाइड करना था कि पहले आपने ये भी देखना है कि पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है फिर तो आप उसको मैनिटॉल नहीं दे सकते। वजह ये है कि फिर वो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, फिर आप उसको ओरल ग्लिसरॉल देंगे। लेकिन अगर डायबिटिक है तो आप ओरल ग्लिसरॉल नहीं दे सकते, ये चीज़ आप करनी होती है। लेकिन लेट सपोज सब कुछ ठीक है, आप मैनिटॉल देने वाले लगे हैं, तो जो हमारे पास 20% मैनिटॉल की ड्रिप आती है, तो हम 5 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। हम अप टू 10 ml पर केजी जा सकते हैं, और यूजुअली विद इन 30 to 45 मिनट्स हमने इसको खत्म करना होता है। ठीक है सर। और कोई? सर ये जो अक्लूडेबल एंगल का आपने कहा ना कि अगर आईटीसी होगा उसमें सर, तो बाकी तो वो मतलब ठीक होगा ना, तो उसमें फिर ये है कि वो हम, क्योंकि ये तो सस्पेक्ट है, तो हम उसको कैसे वो करेंगे कि ये इसको हम अब फर्दर ट्रीट करें या डायग्नोज कर लें? तो डायग्नोज तो आपने कर दिया है ना, PCS कर दिया है, ठीक है, आपने ये कर दिया है। ये देखें, आपको मैं अपनी स्लाइड फिर दिखा देता हूँ। जब आपने एक दफ़ा डायग्नोज कर दिया फिर तो काम आसान हो गया। फिर ये है आपके पास, ये ट्रीटमेंट है आपके पास, ये करना है आपने। एरेडोटमी तो मस्ट है। जी सर। हाँ, लेंस एक्सट्रैक्शन तब करनी है अगर आपको लगे कि PCS जो है वो लेंस की वजह से हो रहा है और विजुअली सिग्निफिकेंट कैटरेक्ट है, तो फिर आप कैटरेक्ट हटा दें। ओके सर। सर सस्पेक्ट में इसकी कंप्लेंट क्या होगी? सस्पेक्ट में नहीं होगी ना,
वो शुरू का आपको वो याद है PCS में क्या होता है? जी सर। तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ITC होता है, बाकी कुछ भी कंप्लेंट नहीं होती पेशेंट की। यही वजह है कि आपको हर पेशेंट को जो ग्लाउकोमा आप कर रहे हैं तो उसको आपने कोनियोस्कोपी जरूर करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि ये PCS वाले पेशेंट्स हैं, इनको बाज़ औक़ात ये जब डिम कंडीशंस होती हैं या जब प्रेसिपिटेंट्स हो जाते हैं ना, जिसके डायलेटिंग ड्रॉप्स डाल लेते हैं, तो उनको एक्यूट अटैक आ जाता है। तो यहाँ पे फिर आप को हो सकता है, आप ज़हन में ये इम्प्रेशन बना सकते हैं कि हो सकता है ये पेशेंट PCS का हो, तो फिर आप अगर उसका आयरिडॉटमी कर लें तो बहुत इफेक्टिव होती है फिर। यस सर, थैंक यू सर। Sir, what is the reason of iris atrophy in raised IOP, sir? What is the reason of iris atrophy in raised IOP? Raised IOP जो है वो आपके आयरस के जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको इफेक्ट करता है, वहाँ पे स्कीमिया करता है, और जो वर्टिकल मेरिडियन पे जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना? तो फिर इसकी वजह से वायरस का एट्रोफी शुरू हो जाती है, और यही वजह है कि इस स्टेज पे टॉपिकल ड्रॉप्स भी बाज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब वेसल्स ही नहीं है तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। सर तो फिर न्यूस्कुलाइजेशन नहीं होनी चाहिए जब वेसल्स ब्लॉक होंगी फर्स्ट, मतलब बिफोर आयरस? एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में तो नहीं होता ना, लॉन्ग टर्म में फिर हो जाता है, यही होता है फिर। ओके सर, थैंक्स। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। असद से क्वेश्चन है। असद जी सर। ये प्रेशर जो है ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में 50 तक 40 तक ये जा सकता है, और इसमें भी प्रेशर बहुत ज्यादा जा सकता है, तो उसमें पेन होता है, ये जो अभी हमने पढ़ा है, दर्द है, पेन है, उसमें वॉमिटिंग है, एब्डामिनल, जिस तरह डॉक्टर यूसुफ ने वो स्लाइड बताया है सिम्टम्स के, तो एब्डामिनल पेन के साथ प्रेजेंट, उसमें क्यों प्रेजेंट नहीं करते प्राइमरी ओपन एंगल में? क्योंकि प्रेशर तो उसमें भी इतना ही आ जाता है, और एंगल क्लोजर में प्रेशर इतना ही तकरीबन चला जाता है। सर मेरे ख्याल में तो ये है सर कि उसमें जो है एंगल जब क्लोज हो जाता है तो वो जो है उस पे ये जो आयरस है और सिलियरी मसल्स है सर, उस पे प्रेशर डालता है सर, तो प्रेशर जब डालता है तो उसकी क्वेश्चन ये है कि प्रेशर की बात है, अगर प्रेशर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में भी 50 है और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा जिस तरह डॉक्टर यूसुफ ने अभी दोनों तरफ बताया है, तो इसमें भी 50 है, तो उस इसमें एब्डामिनल पेन और ये चीजें आ जाती है, लेकिन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में ये चीजें नहीं होती, क्यों? Why? हेलो, तो आवाज आ रही है या कट गई है? इससे आ रही है सर आवाज। अच्छा, एनी वन ऑफ यू, ये सारे सुनते हैं ना ये, तो एनी वन ऑफ यू जो है इसको रिस्पांस कर ले कि प्राइमरी में तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में भी प्रेशर 50 है और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में भी 50 है, लेकिन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा वाले एक्यूट एब्डामिनल पेन और ये चीजें उसके साथ प्रेजेंट करते हैं और वो दूसरे प्रेजेंट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं करते? सर इस क्लोजर में साथ में नर्व इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तब हमारे पास पेन होता है। तो दूसरे में नर्व्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, उधर तो हमारे पास एंगल ओपन है। तो बात तो प्रेशर की है ना, प्रेशर तो उसमें भी इतनी है और इसमें भी इतनी है। सर प्राइमरी ओपन एंगल जो है वो ग्रेजुअल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इतना जल्दी सडन नहीं। यू आर राइट कि ये ग्रेजुअल आंसर जो है वो एडाप्टेशन प्रोसेस उसमें आ जाती है, क्योंकि प्राइमरी एंगल ओपन एंगल में आपकी जो प्रेशर है वो इवन ईयर्स में, मंथ्स और इवन ये जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है ये इट विल टेक इवन
अगर मैं गलत हूँ यूसुफ तो मुझे करेक्ट कर लें, 4 महीने कम से कम एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा के लिए कंटिन्यूअस प्रेशर होना चाहिए ताकि आपके वो कर लें। लेकिन विजुअल फील्ड और डैमेज, लेकिन अगेन इंट्राकुलर प्रेशर कितना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना प्रेशर कितने दिनों तक आपको डैमेज कर सकता है। तो इसके अपना एक चार्ट है, वो देख ले जरूर कि इतना ही प्रेशर इतनी ही दिनों में आपको डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्यूट राइज है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरह ये है कि एक्यूट राइज में आपको नर्व स्टिमुलेशन आ जाती है, लेकिन जो ग्रेजुअल इंक्रीज है उसमें एडाप्टेशन प्रोसीजर है कि आपकी बॉडी, आपकी आंख जो है वो अडॉप्ट होती जाती है। यूसुफ मैं ठीक कह रहा हूँ या? बिल्कुल सही है, और यही वजह है कि जब इनमें एक्यूट प्रेशर हाई हो जाता है तो इनमें अचानक इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा हो जाती है, तो वो फिर और भी इसको साथ में एग्रेवेट कर देता है। करते हैं बिल्कुल। तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक्यूट कंडीशन में हम जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो लेटेनोप्रास्ट है, एक्यूट कंडीशन में हम नहीं देते हैं। आज जब क्वाइट हो जाए तो तब हम ये उसमें देते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। यूसुफ मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है और तो पूछ लेते हैं सर, कोई है और क्वेश्चन? पूछ ले, ये इम्पोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर के लिए भी तैयार हूँ। सर ये एंगल का जो हम ग्रेडिंग करते हैं एंगल क्लोजर का, सर वो किस तरह करते हैं वो थोड़ा सा बताओ। वो तो शेफर सिस्टम हम यूज करते हैं। शेफर सिस्टम यूज करते हैं, वैसे तो और भी सिस्टम्स हैं लेकिन हम शेफर वाला यूज करते हैं। उसमें 4 एंगल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से बेतरतीज को कोई कौन सा जो नजर आ जाए। लेट्स सपोज आपको शॉबे लाइन नजर आता है तो ये ग्रेड 1 है, साथ में अगर आपको ट्रेबेकुलर मेशवर्क भी नजर आ जाए तो ये ग्रेड 2 हो गया, अगर स्क्लेरस पर भी आ जाए तो फिर 3 हो गया, और सिल्वरी बॉडी तक नजर आ जाए तो ये 4 हो गया। तो इस तरह ये हम देखते हैं। आप पूछें डॉक्टर यूसुफ, अगर आपके क्वेश्चन है उनसे फिर। मेरे सर? हाँ, हम तो इनसे सर डायरेक्ट एग्जाम लेंगे फिर। अच्छा ठीक है। हाँ फाइनल में, फिर अभी इनको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा ठीक। अभी जितना पूछना चाहें पूछ लें। हाँ अभी सही है उसके। इसमें हिस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बास पेशेंट जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं, जिसको हम वो भी कहते हैं लेटेंट स्टेजेस जो है, उसमें कभी कभी ये जो रात को टीवी देखते हैं विदाउट ब्राइट लाइट और डार्क में एक्सपोज हो जाते हैं, तो ड्राइविंग के दौरान जब डार्क में वो करते हैं तो ये चीज़ें फिर वो एक्टिवेट कर लेते हैं आपका इंट्राकुलर प्रेशर, क्योंकि वो फिर प्यूपलरी ब्लॉक में चले जाते हैं, मिड डायलेटेड प्यूपल आ जाता है। तो ये हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइट हॉल्स जो है और इसके जो कलर्स हैं और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल सही सर। सर इसमें एक वेन हेरिक टेक्निक है सर, उससे भी हम एंगल के उसका अंदाजा लगा सकते हैं सर। उस पे स्ट्रीट लैंप पे हम देखते हैं और उसकी जो लाइट बीम जो है वो हम देखते हैं आयरस से और स्क्लेरस से, वो पैर आपस में मिलाते हैं और इसकी एक खास वो है जिस पे हम उसको पैर डिवाइड करते हैं कि कितने पे वो आपस में मिलते हैं। वो वन हेरिक मेथड इसको कहते हैं, वन हेरिक मेथड। उस पे हम वो रफ मेथड है, गोनियोस्कोपी इज द बेस्ट। तो वन हेरिक मेथड आप देख लें। बिल्कुल सर ये जो स्लाइड अभी आपके ओपन है सर, इसमें सारे जितने भी साइन सिम्टम्स हैं सारे आई से रिलेटेड है ना, तो सर इसमें एब्डोमिनल पेन क्यों होता है? ये लिखा हुआ है ना एब्डोमिनल पेन, ये एक्चुअली रेफर्ड पेन की वजह से अक्सर जो मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि रेफर्ड पेन जो है, रेफर्ड पेन जानते हैं?
इसमें वॉमिटिंग भी आपके आ जाते हैं, क्योंकि सर, वो उल्टियां भी इसमें आ जाती हैं, क्योंकि आपके जो एक्यूट इंट्राकोलर प्रेशर राइज हैं, आप अपनी आंख को अच्छी तरह अभी दबाएं, अगर प्रेशर दे दे तो आपको उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको नर्व स्टिमुलेशन जो है सेंट्रली, तो ये भी आपको उल्टियां लेके आते हैं और एब्डोमिनल पेन और ये रेफर्ड पेन आ जाते हैं। इसके साथ प्रोफेसर दाऊद साहब की एक हिस्ट्री है कि वो यूके में एक वार्ड में काम करते थे और उसको कॉल आया है किसी मेडिकल या सर्जिकल वार्ड से, तो जब उसने देखा कि वो पेशेंट जो था वो एब्डोमिनल सर्जरी के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने उसकी जस्ट बाई चांस उसने उसकी आंखें दिखी तो एक आंख बहुत ज्यादा सुर्ख थी। जब उसने प्रेशर चेक किया तो उसका प्रेशर 50 से भी ज्यादा था, तो उसने फिर एडवाइस किया कि ये सर्जरी के लिए है, लेकिन इसको अभी फिलहाल स्टॉप कर ले, इसका इंट्राकुलर प्रेशर रिड्यूस कर ले। जब उसका इंट्राकुलर प्रेशर रिड्यूस हुआ तो उसके सारे सिम्टम साइन जो थे वो रिलीव हो गए और वो एब्डोमिनल सर्जरी से बच गए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप तीसरे उसके लिए रेडी हैं तो शाम को कर सकते हैं आज, ताकि मेरे ख्याल में ग्लाकोमा आज ही निपटा दूं। सर कल ले लेंगे। कल इंशाल्लाह सर, कल बेहतर होगा सर। ठीक है, कल फिर आपका जो अपना टाइम है 10 बजे। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सर, जरूर इंशाल्लाह। यस सर, ओके। हाँ, कल का टॉपिक जो है वो प्राइमरी कंजेनिटल ग्लाकोमा होगा और साथ में ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ ग्लाकोमा जो हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और सर ये फिर हो सकता है हमारा आखिरी लेक्चर हो। ये अगर एक रह जाएगा, वो होगा सेकेंडरी ग्लाकोमा, वो मैं इनमें डिवाइड कर दूंगा, ये इनको टास्क दे दूंगा हर एक को। ये मैं कहने वाला था कि ये क्योंकि सेकेंडरी को हम जानते हैं कि रीजन यही है, तो ये सारी चीजें जो आपने अभी पढ़ाई है तो उस पे ये अप्लाई करेंगे। हाँ, तो ये अभी से सुन लो। मैं आपको बता देता हूँ, एमएल आपके लिए सेकेंडरी ग्लाकोमा में टॉपिक होगा सूडो एक्सफोलिएशन ग्लाकोमा। आप अपने साथ नोट करते जाएं जो भी है। मैं भी नोट करता हूँ। एमएल के लिए है, एमएल के लिए सूडो एक्सफोलिएशन है, अंबर के लिए जो है पिगमेंटरी ग्लाकोमा है, असद के लिए स्टेरॉयड इंड्यूस ग्लाकोमा है, हसीब के लिए जो है हम लिख लेते हैं एंगल रिसेशन ग्लाकोमा, और कोमल के लिए जो होगा फेकोमॉर्फिक ग्लाकोमा, कल्सूम के लिए फेकोलिटिक ग्लाकोमा, और नुदरत के लिए ग्लाकोमा आफ्टर रेटिनल सर्जरीज होगा। तो ये मेन चीजें हैं। तो हर एक बंदा जिसको ये अलॉट हो गया, बस 5 या 7 स्लाइड्स, इससे ज्यादा ना बनाए। किसी को फोक्स भी दे दें। हाँ, वो तो मेनली सर यूवेटिस है, लेकिन साथ में ग्लाकोमा हो जाता है। तो वो हम कौन रह गया? कल्सूम रह गई कि कल्सूम का हो गया है? हो गया है सर मेरा। अच्छा, और उनसा का नहीं हुआ है? नहीं हो चले उनको दे दिया फोक्स। तो आप लोगों ने इस तरह करना है ना, ये 5 से 10 स्लाइड बस, इससे ज्यादा नहीं बनाने अपने टॉपिक्स पे। और ये फिर हम कल तो मेरा टॉपिक होगा, फिर हम परसों करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको 2 दिन मैंने दे दिए, आज भी पूरा दिन है, कल भी होगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर, हमारा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के ये इंटरप्रिटेशन का कोई लेक्चर नहीं है? ये डायग्नोस्टिक जितनी भी हैं, विजुअल फील्ड, ओसीटी और हाउ टू चेक इंट्राओकुलर प्रेशर, ये तो है एक्चुअली क्लिनिकल, लेकिन मैं उसको विजुअल फील्ड और ये चीजें जो हैं ये डॉक्टर समीना से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको करेंगे। और सर ये जो ड्रग आपने सर ने कहा है कि ड्रग्स के लिए अलग लेक्चर है ना सर, तो ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, तो कल है ना प्राइमरी कंजेनिटल जो ग्लाकोमा, कल जो मेरा लेक्चर है ना वो प्राइमरी कंजेनिटल ग्लाकोमा प्लस ट्रीटमेंट ऑप्शंस जितनी भी हैं सारी, ये दोनों इकट्ठी हैं। ठीक है सर।
हाँ वो छोटे लेक्चर्स हैं तो उन्होंने दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।